हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन एसएससी। तो हमारा 29/2/2024 को ये पेपर हुआ था। एसएससी जीडी के पेपर अभी आपके चल रहे करंट में। पहले मैंने सोचा था कि आपके पेपर कंप्लीट करा दूंगा, पर मुझे लगा नहीं कि उससे कोई फायदा होने वाला है। तो जैसे ही आपके एसएससी जीडी के पेपर कंप्लीट हो जाते हैं 2024 वाले 24 वाले नहीं, 2025 वाले जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, उसी के साथ ही हम जिस दिन आंसर की आएगी उसी दिन से उसके क्वेश्चन सोल्व करने स्टार्ट करेंगे। और ये होगा किस लिए? क्योंकि आगे हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आने वाला है, डीपी कांस्टेबल आने वाला है, और आपका हेड क्लर्क वगैरह, हेड क्लर्क बोल रहा हूँ, हेड कांस्टेबल और ड्राइवर की वैकेंसीज भी आने वाली है। तो इसके बाद जैसे ही हम इस वाले इनको कंप्लीट कर लेंगे एसएससी जीडी 2025 वालों को, उसके बाद जो एसएससी के डीपी के जो एग्जाम्स हुए थे, चाहे वो ड्राइवर के हों, चाहे वो हेड कांस्टेबल के हो, चाहे वो नॉर्मल कांस्टेबल के हो, फिर हम उनको एक बार में उनको निपटा लेंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन एंड तक अच्छी हो सके। ठीक है, क्योंकि किसी ने बोला था कि लेट हो गया है इस चैनल स्टार्ट करने में। लेट नहीं हुआ है, मेरे को बस ये पेपर कराने थे और मैंने दूसरे चैनल पे डाले थे। फिर मैंने सोचा कि चैनल ही चेंज कर दो, दूसरे ही चैनल पे डाल दो, इसलिए है भाई। वो लेट वेट नहीं है, ठीक है। अभी के लिए आप जो भी अल्टरनेट डेज पे मैं कराता हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो। नहीं तो फिर जैसे ही आपके 2025 के एग्जाम खत्म होंगे और उसके आंसर की रिलीज करेगी एसएससी, जैसे ही मेरे को आंसर की मिल जाती है, मैं उसके सॉल्यूशन यहाँ पे कराने स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, शिफ्ट वगैरह देख लेते हैं। शिफ्ट कौन सी थी? ये 29 तारीख की शिफ्ट थी और मेरे हिसाब से 11:30 यानी कि सेकंड शिफ्ट थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है एक्स 50 है और वाई 25 है, तो एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है? मैंने यहां से देखा तो मेरे को दिखाई दिया 25 अधिक है। किससे अधिक बोल रहा है? वाई से अधिक, यानी कि वाई से कंपैरिजन करा रहा है, यानी कि 25 तो अधिक है। किससे? वाई से, यानी कि वाई की वैल्यू नीचे आ जाएगी 25 मल्टीप्लाई बाई 100। जिससे कंपैरिजन कराते हैं उसको नीचे रखते हैं, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा? मुंह जुबानी में 100% आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक मिश्रण में पानी और वाइन का अनुपात जो है 7:19 है। फिर उसने कहा यदि मिश्रण में पानी की तुलना में 12 लीटर वाइन अधिक है। मैंने बोला मेरे हिसाब से 7 पानी है, 19 जो है वाइन है। अनुपात के हिसाब से देखूं तो 12 का जो डिफरेंस है, वो क्वेश्चन ने बोला है कि 12 लीटर है। भाई 12 लीटर है तो मैंने बोला 12 लीटर है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 1 लीटर हो गई। मेरे से पूछा मिश्रण में वाइन की मात्रा बताओ, मिश्रण में वाइन की मात्रा बताओ, तो मिश्रण में वाइन की मात्रा कितनी होगी? देखो इस क्वेश्चन ने क्या गड़बड़ करी है, इस क्वेश्चन ने क्या गड़बड़ी करी है, मिश्रण में वाइन की मात्रा पूछी है। अब वाइन की मात्रा एक्चुअल में 19 है, सॉरी गलती नहीं करी है, ठीक तो है, मुझे लगा टोटल है। तो एक की वैल्यू 1 लीटर है, तो 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 लीटर हो जाएगी। मेरे पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई, टोटल मुझे लगा टोटल 19 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यदि डी किसी काम के 10% भाग को 3 दिन में खत्म कर सकता है, 10% भाग यानी कि 1/10, 1/10 भाग को 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक भाग को 10 इंटू 3 यानी कि 30 डेज में कंप्लीट करेगा। और मेरे से यही पूछा है, डी संपूर्ण काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बताओ, मुंह जुबानी के क्वेश्चन से। इससे मतलब आपके दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए कि 10%, 1/10, 10 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, यानी कि 30 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 3 के बाद आते जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी तक तो ऐसा कोई टफ क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 7:8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 9:10 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। एक तरीका जो ट्रेडिशनली है कि 7 है और 8 है, तो मैं इसको 7x और 8x मान लेता हूं। प्लस में, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में 4 की वृद्धि को कह रहा है, यानी कि +4 ये भिन्न के रूप में भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, ठीक है। +4 और हो कितना जाता है? 9:10। यहां से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 10 चौक 10 सत्ते 70x प्लस में 40 इज इक्वल टू कितने का हो जाएगा? 9×72x प्लस में 36 के। x वालों को एक तरफ ले जाएंगे, 40 और 36 को एक तरफ ले जाएंगे, तो यहां से हमारा मिलेगा 2x इज इक्वल टू 4 के, यानी कि x इज इक्वल टू 2 के। मेरे से क्या पूछा है? संख्याओं के बीच में अंतर कितना होगा? मैंने बोला संख्या के बीच में कितना अंतर है? 1 का अंतर है। 1 का अंतर है तो 1 की वैल्यू, 1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 1, यानी कि 2 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन को एक तरीके से और डील कर सकते हैं कि अनुपात में क्या हुआ? अनुपात 7 और 8 हुआ, और यहां से अगली बार कुछ जोड़ा और 9 और 10 हो गया। क्योंकि यहाँ पे बराबर जोड़ा है
और यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि बराबर ही गैप है, तो मैं सीधा बोलूंगा इस दो या इस दो कोई से भी दो की वैल्यू जो है वो 4 है, यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मेरे से अंतर पूछा था, मैंने बोला अंतर कितना है, 1, यानी कि 1 × 2, यानी कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे भी सूट करता है वैसे कर सकते हो, इससे जाओगे थोड़ा आपका टाइम कैलकुलेट होगा। बिल्कुल स्पेसिफिक इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप इस तरीके को भी प्रिफर कर सकते हो, स्पेसिफिक इसी क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो रेशो है यहाँ पे इक्वली बढ़ा हुआ है और यहाँ पे भी संख्या जो है वो इक्वली बढ़ाई है। अगर वो बोले कि ऊपर 3 बढ़ाया नीचे 5 बढ़ा दिया तो ये वाला तरीका जो है वो फेल हो जाता है, तो मैंने इसलिए बेसिक भी आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोर्ड मास का सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम डिवाइड सोल्व करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 चौक 2 दूनी 2 जीरो। फिर हम मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, 15 अट्ठे जी होता है जी हमारा 120, तो ये हमारा आ जाएगा 4200 माइनस में 2100 प्लस में 120। इसमें से इसको घटाएंगे तो 2100 प्लस में 120 इज इक्वल टू 2220। हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारा, दो लोगों को 600 रुपए की धनराशि उधार दी गई। दो लोगों को 600 रुपए की धनराशि जो है वो उधार दी गई। फिर उसने कहा आगे, एक को 5% वार्षिक दर से, दूसरे को 13% वार्षिक दर से। एक को दी गई 5% की रेट से, एक को दी गई 13% की रेट से। प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग है। ये R1 बोल देते हैं, इसको R2% बोल देते हैं। यदि 1 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 62 रुपए है तो प्रत्येक दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात करो। सॉरी, प्रिंसिपल सेम नहीं है, 600 रुपए को 2 भागों में दिया गया है, यहाँ लैंग्वेज की दिक्कत है। 600 रुपए को 2 भागों में डिवाइड करा गया है, यहाँ पे प्रिंसिपल है कुछ, यहाँ पे कोई प्रिंसिपल है। इस पे रेट परसेंट कितना है, 5% है। इस पे रेट परसेंट कितना है, 13% है। मेरे से बोला है कि इंटरेस्ट मेरे को मिला है कितना, 62। अब इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं, एक तो ट्रेडिशनली चले जाओ या वैसे चले जाओ। अब मेरे को क्या पता करना है, प्रत्येक दर ज्ञात करनी है, प्रत्येक धनराशि ज्ञात करनी है कि ये वाला प्रिंसिपल 1 कितना था और 2 कितना है। मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा भाई 600 रुपए है, मैं मान लेता हूं कि 5% पे ही दे दिया सारा का सारा पैसा। अगर 5% की दर पे देता तो 6 पंजे 30 यानी कि 30 रुपए मिलते, लेकिन एक्चुअल में मिले कितने हैं, मैंने बोला एक्चुअल में मिले कितने हैं, एक्चुअल में मिले हैं जी 62। एक्चुअल में मिले हैं 62। मैंने बोला कितने ज्यादा मिले हैं, मैंने बोला ये तो 32 ज्यादा मिले। मैंने बोला ये जो 32 रुपए ज्यादा मिले क्यों मिले, क्योंकि ये तो 5% था, लेकिन ये तो 5 से ज्यादा था, यानी कि 5% प्लस 8% था, यानी कि 32 जो रुपए हैं वो 8% की वैल्यू है। 8% की वैल्यू है तो 100% की कितनी हो जाएगी, 8 चौक 32 यानी कि 400, यानी कि 13% पे कितने दिए गए, 400 रुपए। अगर 13 पे 400 रुपए दिए गए तो बचे हुए 200 कितने पे दिए गए, बचे हुए 200 प्रिंसिपल 1 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। 60 विद्यार्थियों के एक समूह में 50% इतिहास में रुचि रखते हैं, शेष भूगोल में रुचि रखते हैं। भाई 60 टोटल है, अगर 50% इतिहास में रुचि रख रहे हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सीधा सीधा कि 30 स्टूडेंट हिस्ट्री में रुचि रखने और शेष भूगोल में यानी कि ज्योग्राफी बोल देते हैं, तो ये बाकी के 30 जो है वो ज्योग्राफी में रुचि रख रहे हैं। यदि इतिहास के औसत स्कोर 85 है, एवरेज स्कोर की जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि इतिहास का 85 है, भूगोल का 75 है, भूगोल का 75 है, तो बोला पूरे समूह का स्कोर कितना होगा। अब आप नॉर्मल तरीके से तो इसको अपने आप कर सकते हो। मैं कहूंगा यहाँ पे 85 है, यहाँ पे 75 है, यानी कि गैप कितने का है, 10 का है। मैंने बोला गैप 10 का है, कितनों पे ज्यादा है, 30 पे ज्यादा है। और एवरेज निकालने के लिए बांटने कितनों पे पड़ेंगे, टोटल 60 पे बांटने पड़ेंगे, तो 60 से डिवाइड कर देते हैं, 30 से ये खत्म और 6 पंजे 30, यानी कि अगर मैं सारे पे 5-5 बढ़ा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। मैंने माना था एवरेज कितना 75, तो 75 प्लस में 5 यानी कि 80 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है, यदि कोई रेलगाड़ी अपनी मूल चाल से 6/7 चाल से चलती है तो स्टेशन पर 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। ठीक बात है, स्पीड मेरे को बोल दिया कि पहले 7 थी बाद में 6 हो गई। भाई 6/7 चाल का मतलब यही तो है, एक्चुअल स्पीड ये होगी और डिक्रीज या इंक्रीज स्पीड जो भी होगी वो ऊपर वाली होगी। ठीक बात है,
तो ये तो एक्चुअल हो गई, ये डिक्रीज स्पीड हो गई, ये स्पीड का रेशो आ गया। मेरे से कह रहा है कि अब दो रेलगाड़ी स्टेशन पे पहुंच रही है, यानी कि डिस्टेंस जो है वो सेम है दोनों केस में। अगर डिस्टेंस सेम है तो मैं टाइम का रेशो सीधा बोल सकता हूँ कि 6 और 7 का होगा। मेरे से बोल रहा है कि 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। मैंने बोला यहाँ पे जो है ना एक का गैप है, एक का गैप है, एक के गैप को ही ये 20 मिनट कह रहा है। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ इस 6 की वैल्यू 120 मिनट या फिर 2 घंटे हो गई, और इस वाले की वैल्यू 7 दूनी 14 यानी कि 140 मिनट्स या 2 घंटे 20 मिनट हो गई। अब जो पूछा हो बता दो, दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय क्या होगा। सामान्य स्पीड कौन सी थी, एक्चुअल ये थी, तो एक्चुअल टाइम कौन सा होगा, ये होगा। लेट होने के बाद आपसे पूछ लेता तो 140 इसका आंसर हो जाता। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु 5,550 रुपए में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। मैंने बोला 25% की छूट दी जा रही है, यानी कि एमपी अगर 100 है तो डिस्काउंट अगर 25 है, तो मैं बोलूंगा सेलिंग प्राइस जो है वो 75 होना चाहिए। इसी 75 की वैल्यू क्वेश्चन ने क्या बोली है, वस्तु 5,550 में बिकी जाती है, यानी कि 75 की वैल्यू कितनी है, 5550। मेरे से अंकित मूल्य यानी कि एमपी पूछा है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5550 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 100। 75 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 25 या 75, 3 6 18, 3 7 21 और 3 चौक 12, यानी कि 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7400। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत सारे तरीकों से निकाला जाता है, वो आगे के स्टेटमेंट से पता चलेगा अगर उसमें कुछ दे रखा होगा। ये त्रिभुज हो गया जी हमारा। फिर उसने कहा इस त्रिभुज का आधार उसकी संगत ऊंचाई का 3/5 भाग है, यानी कि मेरे से कह रहा है जी हाइट है और बेस है, संगत ऊंचाई का 3/5 भाग है, यानी कि हाइट अगर 5 है तो बेस जो है वो 3 है। फिर उसने बोला त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। अब क्योंकि अगली स्टेटमेंट से हमें हाइट का और बेस का रेशो पता चल गया, तो हम बोलेंगे कि एरिया इज इक्वल टू किसके होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो मैंने बोला बेस अगर 3x है और हाइट 5x है, तो मैं सीधा बोलूंगा कि 1/2 इंटू 3x इंटू 5x। क्षेत्रफल मुझे कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल मुझे 1470 दिया हुआ है, 1470 दिया हुआ है। हाइट में बता दूं, ये परपेंडिकुलर जो होता है ये हाइट होती है, और ये जो है वो बेस हो गया इसका। आगे इस क्वेश्चन ने कुछ नहीं दिया हुआ, मेरे से क्या पूछा हुआ है, मेरे से हाइट पूछी हुई है। ठीक है जी, मैंने बोला 2 से तो कुछ कटेगा नहीं, 5 दिया 15, 15 से काट लेते हैं, 15 15 15 15 15 निम्बे कटेगा ना, 15 ढाई 150 होता है, 15 निम्बे पे जाएगी माननी, 15 निम्बे 135, 120 बच गया, और 15 8 120, 98, 98 मल्टीप्लाई में 2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, 196। 196 आपको पता होना चाहिए 196 किसका स्क्वायर होता है, 196 स्क्वायर होता है हमारा 14 का। 196 हमारा स्क्वायर होता है किसका जी, 14 का। अगर 196 हमारा 14 का स्क्वायर होता है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। मेरे से क्या पूछा था, मेरे से हाइट पूछी थी, यानी कि 5x की वैल्यू पूछी थी, बस x की वैल्यू उठा के रखेंगे, 14 पंजे 70, 70 सेंटीमीटर जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 क्या कह रहा है जी हमारा, 3 मित्र एक पहेली को 4 घंटे में सुलझा सकते हैं, यदि वे मदद के लिए 2 और मित्रों को बुलाते हैं तो उसी पहेली को कितने समय में सुलझा लेंगे। अब यहाँ पे मित्र मान लो, काम मान लो, बात एक ही है, पहेली मान लो, कुछ भी मान लो। मैंने बोला 3 मेल हैं, एक काम को 4 घंटे में पूरा करते हैं, 3 मेल मिलके काम को 4 घंटे में पूरा करते हैं, तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब हमें कितनों से कराना है, 2 और मित्र बुला लिए, यानी कि 5 मेल से कराना है। 5 मेल से कराना है तो टोटल वर्क कितना है, 3 मेल इंटू 4, और 5 मेल से कराना तो कितना टाइम लगेगा, मैंने बोला मेल से मेल कट कर देते हैं, 4 दिया 12/5 घंटे हो गए, या 12/5 घंटे को अगर मैं उसमें मिनटों में चेंज करूंगा तो 12 इंटू 60/5 हो गया,
5 से 2 बार कट जाएगा तो 12 12 144 मिनट जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, 11 के बाद चलते हैं जी 12 पे। 11 के बाद चलते हैं जी 12 पे। 12 हमारा कह रहा है कि सौरभ अंकित मूल्य से 26% कम पर अंगूठी खरीदता है। अभी एमपी वाला क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था एमपी अगर 100 है और डिस्काउंट अगर 26% है तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि एसपी जो होगा, एसपी जो होगा वो कितना हो जाएगा जी हमारा 74% हो जाएगा। अब अगली स्टेटमेंट में क्या, उसे अंकित मूल्य से 10% अधिक में बेचता है, यानी कि ये तो सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कि बंदे का सीपी हो गया, सौरभ का सीपी हो गया ये। और मैं SP2 की बात करूं तो 10% अधिक अंकित मूल्य से, यानी कि 100 से 10% अधिक, यानी कि 110% पे बेचता है, तो उसके द्वारा अनुमानित लाभ कितना होगा। अब सौरभ ने जो खरीदी है वो 74 में खरीदी है, बेकी 110 में है, तो मैं ये कह सकता हूं कि सीधा सीधा 36 का इसको लाभ हुआ, कितने पे हुआ जी 74 पे हुआ, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, नहीं कटेगा, 37 आ जाएगा। तो ये हो गया जी 50, ये हो गया 37, यानी कि 36 5 15 और 6 पंजे 30, यानी कि 180/37 अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लेते हैं। 3 6 4 तिया 12 और 7 चौक 28, क्योंकि सारे अंक जो है पहले 4 ही हैं तो मैं सीधा 4 पे चलाता हूँ ना, जो ऑप्शन मेरे सामने है। तो 4 तिया 12 और 7 चौक 28, यानी कि 148 हो गया है। तो जी ये तो हमारा थोड़ा सा गड़बड़ बैठ रहा है। हाँ ठीक है, 148 हो गया, यानी कि 4 पे चल गई। 148 से हमारा कितना बचा, 22 बचा। 22 यानी कि 220 हो गया, 220 हो गया, यानी कि कितने पे चल जाएगी मानी। अगर मैं सत्ते पे लेता हूँ, पंजे पे लेता हूँ, तो 5 या 15, 7 पंजे 35, 185 हो जाएगा, कम है। छिक पे लेता हूँ तो ये 37 का पढ़ा तो देखो मेरे को भी नहीं आता, तो मेरे को भी देखना पड़ेगा। 37 छिक्के लेता हूँ तो 6 सत्ते 42, 4 6 दूनी 36, 18 और 4 22, 222 हो जाएगा, 222 हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है, 180 था ना, ये 320 आएगा, ये 320 आएगा। ठीक है, तो ये कम हो गया। फिर 37 अट्ठे देख लेते हैं, 8 सत्ते 56 का 6, 5 हासिल, 8 तिया 24 और 5 29, यानी कि 296 आ जाएगा। 296 के नियर बाई है, यानी कि 48 वाला जो है हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे दहाई का अंक अगर मैं देखूं तो सिर्फ एक में ही 48 है, बाकी सब में जो दहाई का अंक है वो चेंज है, 9 है, 6 है, 5 है, तो ये तीनों ही आंसर नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के 12 के बाद चलते हैं 13 पे। 13 हमारा कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या होगी 15 80 20 75 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 14 शेषफल बचे। से भाग देने पर यानी कि मेरे से एलसीएम लेने को कह रहा है। एलसीएम किस किस का जी, 15 80 20 और 75 का। 15 80 20 75 का एलसीएम लेने के लिए कह रहा है, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 20। अब देखेंगे इसमें कौन कौन से फैक्टर इसमें इंक्लूड है। मैंने बोला 5 और 3 है इसके फैक्टर, तो 3 तो 80 में इंक्लूड नहीं, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 80 रख लिया, 20 चौक 80 होता है, तो इसमें से भी कुछ रखने की जरूरत नहीं है। 25 दिया 75 होता है, 25 दिया 75 होता है, यानी कि 5 का स्क्वायर और 3 होता है। ये 5 के स्क्वायर का एक 5 तो इसमें है, लेकिन एक 5 नहीं है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 15, 15 चौके 60, यानी कि 1200 इसका जो है वो एलसीएम आ जाएगा। प्रत्येक स्थिति में 14 शेष होने के लिए इसमें बस हम 14 को और ऐड कर देंगे, यानी कि 1214 हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जी हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा फिर प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, यानी कि यहाँ पे हमको एमपी मानना पड़ेगा। एमपी अगर हम 100 मानते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि सीपी उसका 60% है, यानी कि 60 हो जाएगा। अंकित मूल्य पर 4% की छूट देने पर लाभ प्रतिशत बताओ। अंकित मूल्य पर 4% की अगर डिस्काउंट दे दिया 4% का, तो मैं बोल दूंगा यहाँ से एसपी जो है वो 96% हो जाएगा।
96% हो जाएगा। मेरे से प्रॉफिट पूछा हुआ है, प्रॉफिट किस पे काउंट होता है? सीपी पे। मैंने बोला कितने का प्रॉफिट दिख रहा है? मेरे को दिख रहा है जी 36 का। मैंने बोला किस पे दिख रहा है? सीपी पे काउंट होता है, तो सीपी को नीचे रख देंगे और परसेंट निकालने के लिए ऊपर 100। ये वाले परसेंट से ये वाला परसेंट अब आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। 6×36 यानी कि 60% हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। बोर्ड मास का सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये जो आपस में ना ये कट हो रहे हैं। 7 निम 63, 5 सत्ते 35, 7 सत्तू 49 और ऊपर 7 चला जाएगा। और ये 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, 7 चौक 28 हो जाएगा। और ये यहाँ पे 3 और ये यहाँ पे 7 हो जाएगा। और इसको आप अपने आप कर सकते हैं, बाकी तो कट हो जाएंगे, बस मेरे को इतना बताना था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? P1, P2, P3 तीन विद्यार्थी हैं। P1 को P2 से 62.5% कम अंक प्राप्त होते हैं। P1 को P2 से, अगर मैं P2 को 100 मान लूं तो 62.5 कम अंक प्राप्त होने का क्या मतलब है? 62.5 कम अंक प्राप्त होने का मतलब है जी हमारा कितने हुए? 37.5 है ना, 37.5, 37.5। इसको 37.5% अंक प्राप्त हुए, इसको 100% अंक प्राप्त हुए। और P3 से 70% अधिक अंक प्राप्त हुए। अब P3 से किसको? P1 को ही। P1 को 70% अधिक अंक प्राप्त हुए, यानी कि 10 और 17 का रेशो हो जाएगा। यहां से अगर मैं रेशो देखूं, एक जीरो और बढ़ा देते हैं, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 25 से कम 25, कितना बच गया जी? 1 2 5, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 यानी कि 40, 5 दिया 15 और 5 अट्ठे 40, 3 और 8 का रेशो आ गया जी P1 और P2 का। ठीक है जी। फिर मेरा अगर दोनों रेशो को देखूं, ये पहला रेशो है, ये दूसरा रेशो है, तो इसमें P1 कॉमन है, तो हम लिखेंगे जी P2 और P1 का रेशो और P3 का रेशो। मैंने बोला मेरे पास रेशो है क्या? मेरे पास रेशो है P1 का 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया। P2 का 8 है, तो मैंने यहाँ पे 8 डाल दिया। साथ ही में मेरे को एक और रेशो पता है कि P1 का 17 है और P3 का जो है वो 10 है। मैंने बोला कंबाइंड रेशो ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। ये 17 अट्ठे 136 और 17 तिया 51 और 10 तिया 30, ये मेरा कंबाइंड रेशो आ गया। मेरे से क्या बोला आगे उसने? मेरे से आगे बोला P2 को अगर 8160 अंक प्राप्त हुए तो P3 के ज्ञात करो। P2 को मेरे हिसाब से 136 प्राप्त हुए, यानी कि 136 की वैल्यू जो है वो 8160 है। थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि जगह की कमी है। P3 की अगर मैं बात करूं तो P3 को कितने प्राप्त हुए? 30 प्राप्त हुए। तो 30 की वैल्यू निकालनी, यानी कि 8160 डिवाइडेड बाई 136 मल्टीप्लाई बाई 30। 136 से तो मैं नहीं काट पाऊंगा शायद इसको। हाँ। तो यहाँ 5 से काट लेते हैं, 5 और सॉरी 2 से काट लेते हैं, तो 2 6 12 और 2 अट्ठे 16, 68 से काट सकते हैं, 4 काट लेते हैं, फिर ये 5 हो गया, तो ये हो गया 3 और 4 34 से अगर मैं पूरा इसको काटना चाहूं 34 से या 136 से काट लेते हैं, मुझे दिख रहा है। एक सेकेंड यार, एक तो ये मिटने में बड़ी दिक्कत देता है ना इस पीपीटी। मिट जाओ, सब मिट जाओ, सारा मिट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा लिख देंगे। 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8160 डिवाइडेड बाई 136 मल्टीप्लाई बाई 30। ये चला जाएगा पूरा का पूरा 60 टाइम्स, पूरा का पूरा 60 टाइम्स चला जाएगा कि 13 छिक्का 78 और 6 छिंग 36। ठीक है, 780 प्लस में 36 816 होता है। तो 60 मल्टीप्लाई में 30 कितना होगा? 36 18, यानी कि 1800 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आते हैं 17 के ऊपर। 17 हमारा क्या कह रहा है कि WXY की औसत ऊंचाई 185 सेंटीमीटर है। यदि WX की औसत ऊंचाई 153 और XY की औसत ऊंचाई 152 हो तो X की ऊंचाई ज्ञात करो। तीन कंडीशंस मेरे को दी हैं कि W है, प्लस में X है, प्लस में Y है, कि औसत ऊंचाई 185 है। सेकंड कंडीशन में मेरे को बोल दिया कि W प्लस X की जो हाइट है वो एवरेज 153 है। फिर मेरे को उससे अगली कंडीशन में बोल दिया कि X प्लस Y की जो हाइट है
एवरेज वो 152 है। मैंने बोला भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये क्योंकि 3 का एवरेज है तो मैं टोटल भी तो निकाल सकता हूं कि 18 तिया 54 और 5 तिया 15, 54 और 15 यानी कि 555। तीनों का जो टोटल है वो 555 होगा। मैं अगर इन दोनों का निकालू तो 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6 यानी कि 306 होगा। अगर इन दोनों का निकालो तो 15 दूनी 30, 304 हो जाएगा। अगर मैं इस एक्स वाई को उठा के, इसकी चाहिए मेरे को एक्स की चाहिए ना, मेरे को एक्स की चाहिए, तो अगर मैं डब्ल्यू पता कर लेता हूं तो मेरी एक्स की निकल जाएगी यहां से। तो मैं इस एक्स वाई को उठा के इसमें से माइनस कर देता हूं। मैंने क्या करा, मैंने 555 में से 304 को माइनस कर दिया। तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, मेरे पास एक्स और वाई तो माइनस हो जाएंगे तो डब्ल्यू निकल के आ जाएगा। डब्ल्यू कितने के इक्वल हो जाएगा, 304, और ये आ जाएगा जी हमारा 1 और 5 और 2। ओहो, इतना बड़ा। या फिर एक काम करते हैं ना, छोड़ो इसको भी नहीं करते। एक तो मिटने में बहुत दिक्कत आती है। आई नीड टू बी केयरफुल ऑन दिस पीपीटी ना, ये मिटने में बहुत दिक्कत देती है। ये देख रहे हो, ये मिट ही नहीं रही। मैं इसी वजह से नहीं करा पाया क्योंकि आधा टाइम तो मेरा इसी में खराब हो जाता है। अगर मैं क्वेश्चन में किसी में बीच में रुक जाता हूँ तो वो ऐसे खराब कर देता टाइम। ये देखो मिट ही नहीं रही है, पता नहीं क्या ही दी। मिट जाओ यार, एक लाइन और मिट जाओ प्लीज 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 प्लीज। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा W प्लस 2x, ये x है और एक ये x है, प्लस में y इज इक्वल टू कितने के हो जाएंगे, 610 के। अगर मैं इसमें से घटा दूं किसे, W प्लस x प्लस y को अगर मैं इसमें से घटा दूं, इस पूरी इक्वेशन को इसमें से घटा दूं, यानी कि 555 को घटा दूं, तो ये इससे कट हो जाएगा और 2x में से 1x जाएगा तो 1x की वैल्यू बचेगी। 1x की वैल्यू क्या बचेगी जी, 1x की वैल्यू बच जाएगी 55 सेंटीमीटर। यही मेरे से पूछा था, x की वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पे आते हैं जी 18 पे। 18 हमारा कह रहा है कि 20,000 रुपए पर 9% पर वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो का ऋण लिया जाता है। 2 वर्ष के बाद धनराशि कितनी होगी। धनराशि पूछी है ना कि आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। मैंने बोला 9 वर्ष है और 2 साल है तो मैं x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, प्लस में x इंटू वाई अपॉन में 100 वाला। मैंने बोला बिल्कुल लगा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 9 रखूंगा 18 आएगा और 9 में 81 यानी कि 0.81 आएगा, यानी कि इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 18.81% हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट इतना हो गया तो मैं अमाउंट को क्या बोल सकता हूँ भाई, अमाउंट होता है 100% प्लस में इंटरेस्ट यानी कि 18.81, यानी कि कितना हो जाएगा 118.81% हो जाएगा। ये अमाउंट हो जाएगा। 100% की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 100% की वैल्यू मेरे को प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 20000, और मेरे को निकालनी कितनी है 118.81% की वैल्यू निकालनी है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या गिर गया, अच्छा ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई में 118.81। इस पॉइंट से ये दोनों जीरो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बस 2 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 6 दूनी 12 का सॉरी 8 दूनी 16 का 6 एक हासिल, 8 दूनी 16 17 का 7 एक हासिल, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2 यानी कि 23762 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ये तो जी हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 18। 2 क्वेश्चन थोड़े से ठीक कह सकते हैं और बाकी आगे 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 के आगे देखेंगे। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19। बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल सा, पहले डिवाइड सोल्व होगा, उसके बाद हम कहीं जाके मल्टीप्लाई सोल्व कर पाएंगे। प्लस माइनस को किसी भी अरेंजमेंट में सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं आती। कर लेते हैं। 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, और यहां से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये आएगा 1/4। 1/4 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये आ जाएगा जी 11, यानी कि मेरे पास कितना बचेगा 83 माइनस में 11, माइनस में 11 प्लस में 53। तो प्लस प्लस वाले जोड़ लेता हूं पहले, 3 दूनी 6 और 8 और 5 13, माइनस में 11 इज इक्वल टू 125 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पे आते हैं
20 में एक वस्तु का क्रय मूल्य 440 रुपए, लाभ प्रतिशत 18 है, लाभ का मूल्य ज्ञात कीजिए। और मेरे से सिर्फ 18% ये वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो मैं बोलूंगा 100% की वैल्यू कितनी है 440। मेरे से सिर्फ लाभ क्या रुपए में पूछ रहा है, तो 18% की कितनी हो जाएगी ये निकालना है बस। 440 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 18, 2 जीरो से 2 जीरो नहीं कटेंगी, एक ही कटेगी, तो यहाँ पे 10 बच जाएगा। और नहीं काटते हम जीरो, तो हमारा नहीं है मन जीरो काटने का। जीरो काटने से फायदा कुछ नहीं है, पूरा कट करने से, ऐसे ही लिख लो। तो 18 चौक 72 यानी कि 72 मल्टीप्लाई में 11 डिवाइडेड बाई 10, और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 9 और 7 यानी कि 79.2 रुपीज जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, और जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 1 अंग्रेजी का, विदाउट ए पैकेज आवर इकोनॉमी इज गोइंग टू गो डाउन द ट्यूब्स। हमारी विदाउट पैकेज हमारी जो इकोनॉमी है वो डूब जाएगी। स्टिमुलस, स्टिमुलाई, स्टिमुल्ड। अभी आपको ये बताना है कि इसमें आंसर जो ये वाला है, ये वाला क्यों ठीक है। क्या चाहिए था यहाँ पे, वर्ब चाहिए थी, नाउन चाहिए थी, प्रीपोजिशन चाहिए थी, एडजेक्टिव चाहिए था, क्या चाहिए था जिसकी वजह से ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया। जीडी वाले नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश का, इंग्लिश में पढ़ाता नहीं, बस ऐसे ही दिख गया तो मैंने पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर, सॉरी अभी की क्लास का यही अंत रखते हैं, बाकी आगे से आपकी क्लास जब भी मतलब जीडी का जब भी पेपर हो जाएगा उसके बाद जो आपकी क्लासेस आएंगी वो आपकी रेगुलर बेसिस पे आएंगी। सबसे पहले हम जीडी को कंप्लीट करेंगे, फिर हम दिल्ली पुलिस वाले तीनों जो पेपर्स हैं वो कंप्लीट करेंगे, फिर हम हो सकता है कि एसएससी सीजीएल वगैरह के पेपर भी सोल्व करें। तो आप सब्सक्राइब करके चैनल को रख सकते हो, इस साल ये चैनल पूरा एक्टिव रहेगा, और इस साल के एंड तक हम एक ग्रुप बनाएंगे टेलीग्राम पे अर्थमेटिक का और एडवांस का। जितने भी नए क्वेश्चन या अच्छे क्वेश्चन हैं उन चैनल उसके सॉल्यूशन करा के उसमें ग्रुप में डालेंगे, आपकी उससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो और अगले साल के लिए मैं प्रैक्टिस सेट तैयार कर पाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, बाकी मिलते हैं कल। धन्यवाद।